हाँ, तो 11th क्लास के बच्चों, ये आपका बुक है पॉलिटिकल साइंस का, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ये बुक फर्स्ट है या सेकंड है? ये बुक फर्स्ट है, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 9 है। आप लोग जानते हो चैप्टर नंबर 9 इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 9 का नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। अब संविधान एक जीवंत दस्तावेज, एक बात उठती है कि संविधान है क्या, पहले तो ये जानना है। तो आप लोग 7th 8th 9th क्लास से ही जानते आए हो कि संविधान क्या है। संविधान नियमों का एक पुलिंदा है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्रांच ऑफ रूल्स, हम ये भी बोल सकते हैं। यानी कि संविधान एक नियमों का समूह है, उस नियम से पूरे देश को चलाया जाता है। लेकिन संविधान तो कागज पर लिखा हुआ है ना, तो वो जीवंत कैसे हो गया? जीवंत का मतलब होता है बच्चों जो जिंदा हो। तो क्या कागज और संविधान जिंदा है? हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर का नाम संविधान एक जीवंत दस्तावेज क्यों रखा गया? क्योंकि दस्तावेज मतलब कागज, और कागज तो कभी जिंदा हो नहीं सकता, तो फिर इसको क्यों नाम रखा गया जीवंत दस्तावेज? ये प्रश्न उठता है। हम सब चीजें आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे तो किन किन बातों को समझने लायक हो जाओगे। सबसे पहले अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हो तो आप समझने के लायक हो जाओगे कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। दूसरा, क्या संविधान को बदला जा सकता है, ये भी आप पढ़ लोगे। संविधान में कितने संशोधन अभी तक हुए हैं? बच्चों मैं बता दूं, अभी तक संविधान में 128 संशोधन हुए हैं। परसों आपके संसद भवन में 129 संशोधन करने के लिए बिल वहां पर रखा गया है, विधेयक को रखा गया। आप देखते हैं विधेयक पारित होगा कि नहीं। और तीसरा, संविधान की रक्षा कैसे होगी, ये भी इस चैप्टर को पढ़कर आप समझ जाओगे। इसके अलावा संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है, वो भी हम इस चैप्टर में जान जाएंगे और समझेंगे। अब जो पहला हेडिंग है आपके बुक में, वो है क्या संविधान अपरिवर्तनीय है? ये है पहला हेडिंग। क्या संविधान अपरिवर्तनीय है? आप लिखना कि संविधान जो है वो अपरिवर्तनीय नहीं है। हम इसको पूरी तरीके से बदल नहीं सकते, लेकिन आंशिक रूप से हम इनमें बदलाव कर सकते हैं। मतलब परिवर्तन का मतलब होता है कुछ चेंज करना, और पूरी तरीके से बदलाव का मतलब पूरा किताब ही बदल देती है। तो आप किसी भी हालत में पूरी संविधान की किताब को बदल नहीं सकते हो। हमारे देश में संविधान में जो बदलाव का प्रावधान रखा गया, वो यही वजह है कि हमारे देश का संविधान अभी तक चल रहा है, देश का कोई टुकड़ा नहीं हुआ है और देश में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन एक उदाहरण देख लो सोवियत रूस का। सोवियत रूस में कितनी बार कानून नए रूप से लिखे गए संविधान को। सोवियत रूस में 1918 में, 1924 में, 1936 में, 1977 में 4 बार पिछले पूरे कानून संविधान को बदल दिया गया और फिर नया लिख दिया गया। बदले में क्या हुआ? सोवियत रूस बिखर गया, टूट गया। आप जानते हो सोवियत रूस के 15 भाग टूटकर अलग हो गए। उसी में से एक यूक्रेन से अभी वो युद्ध कर रहा है 2.5 साल से। इसके अलावा आप देखोगे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब कुछ टूट कर इनसे अलग अलग होकर के अलग हो गया। क्यों? संविधान को इन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया था 4 बार। देखो, संविधान का निर्माता जो हमारे देश में थे, उन्होंने ऐसा सोचा था, 300 लोग थे ना संविधान बनाने वक्त, वो 300 लोग ये सोच रहे थे कि
कि संविधान कैसे जिंदा रहेगा। तो संविधान को जिंदा रखने के लिए विश्वास चाहिए उसमें, और विश्वास ही उसे जीवंत बनाएगा। लेकिन समय तो बदलेगा, समय के साथ साथ कुछ विचार बदलते हैं, कुछ नियम बदलता है। तो अगर विचार और नियम बदलेगा तो संविधान भी बदलेगा। बदलेगा का मतलब किताब नहीं बदलेगा, संशोधित होगा। थोड़ा सा संशोधन करेंगे और उसमें नई चीजें डाल देंगे। तो यही बात होता है कि अगर आप संविधान को पूरी तरह बदलोगे, लोगों का विश्वास उठता जाएगा और लोग जल्दी ही आंदोलन करने लगेंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सोवियत रूस की तरह। आज रूस है, पहले उसका नाम था सोवियत रूस, लेकिन अब उसका नाम है रूस। इसी तरीके से आप देखोगे कि तब आप पता चल गया है कि हमारा संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है। कोई भी संविधान अपरिवर्तनीय नहीं होता है, उसमें परिवर्तन का गुंजाइश होता है। आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो समय के साथ। अब समय के साथ देखा जाएगा कि एक कानून में बनाया गया कि भाई महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए, और जब महिला को सुरक्षा मिल गया तो महिला पुरुष पर अत्याचार करने लगे। तो अब क्या हुआ, ये सोचा गया कि नहीं भाई महिला पुरुषों के लिए भी तब कानून कुछ होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब तो कानून में जाके बदलाव करेंगे ना, संशोधन करेंगे ना, जिससे पुरुषों के लिए भी एक कानून जोड़ा जाएगा। इसी को बोलते हैं संविधान में संशोधन करना। संविधान वही अच्छा होता है जो दूरदर्शी हो। संविधान वही अच्छा होता है जो आपको भविष्य की बातें बताए, भविष्य में भी ले चले। और भविष्य में तो बदलाव होगा, भविष्य में विचार हो बदलेंगे। अब 100 साल पहले जो लोगों के विचार थे क्या आज है? नहीं है। 4000 साल पहले जो लोगों के विचार थे क्या आज है? नहीं है। तो फिर उसी तरीके से जो संविधान 1946 में बनाया गया, 1950 में लागू किया गया, उस समय की जो हमारी विचारधारा थी उसके तहत उसमें कुछ नई बातें जुड़ेगी तो जोड़ा जाएगा। और फिर अब आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान हमारा अपरिवर्तनीय नहीं है, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश है। हमारे संविधान को बनाने वक्त क्या क्या सोचा गया? देखो, हमारे संविधान को बनाने वक्त बहुत ही कठोर बनाया गया। कठोर मतलब अगर आप किसी को मर्डर करोगे तो आपको भी फांसी मिलेगी। ये हमारे संविधान की कठोरता को दिखाती है। अगर आपने किसी के साथ रेप बलात्कार किया तो आपको फांसी हो सकती है या उम्र कैद होगी। ये कठोरता को दिखाता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता ने एक और बात सोचा कि अगर हम संविधान को सिर्फ कठोर ही रहने देंगे तो एक दिन आएगा जब लोगों का विश्वास इसमें से उठ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए फिर थोड़ा सा उन्होंने लचीला भी बनाया। तो हमारा संविधान, बच्चों याद रखना, कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला मतलब, अब मान लो एक व्यक्ति, उदाहरण दे रहा हूं, एक व्यक्ति मर्डर करके आया है और वो कहता है अदालत में आकर, हुजूर मैंने मर्डर किया है, मुझे फांसी दो। चलो, मर्डर करने वाला ही स्वीकार कर लिया तो दे देते हैं फांसी। नहीं, अब हमारा संविधान यहां पर कठोरता छोड़कर लचीला हो जाएगा। क्या कहेगा उस व्यक्ति से? सबूत दो। वो कहेगा अरे मैंने ही तो मर्डर किया तो मैं क्यों सबूत दूं? नहीं नहीं, फिर भी सबूत दो। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? कहीं आप साइको तो नहीं हो गए? कहीं आप जिंदगी से उकता तो नहीं गए? जिंदगी से उकताने पर जबरदस्ती आप चाहते हो कि मुझे मृत्यु दंड मिल जाए, जीवन ना जीऊं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? तो इस बात पर में आकर के अब हमारा संविधान लचीला दिखता है। तो बच्चों याद रखना होगा, हमारा संविधान दोनों है। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला है, अगर मान लो कोई भी लड़की किसी पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा दे तो क्या उसे उम्र कैद दे दें? उसे फांसी पे चढ़ा दें? नहीं। तब लचीलापन संविधान दिखाएगा कि भाई सबूत तो देना होगा। ऐसे ही हम किसी को वो नहीं कर सकते
फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, उम्र कैद नहीं दे सकते, दंडित नहीं कर सकते। तो सबूत देना, आप देखोगे हमारे देश में 26/11 हुआ था, 26/11 की जो आतंकवादी घटना हुई मुंबई में, जिसमें होटल ताजसब पर अटैक हुआ था, मुंबई स्टेशन पर अटैक हुआ था, तो उसमें जो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, उसे भी 1 साल तक जिंदा रखा गया और कहा गया कि अगर तुमने गोलियां नहीं बरसाई है, तुमने अगर आक्रमण नहीं किया है, तो उसका सबूत दो, बच के जा सकते हो। यानी कि हमारे संविधान के लचीला होने का साफ मतलब है कि वो हमें क्या देता है, गुंजाइश देता है बचने की। इसको कहते हैं हम लचीलापन। अब आगे देखेंगे कि संविधान में संशोधन करने के लिए कौन सा प्रावधान दिया है। तो आपका संविधान में अनुच्छेद 368 है। क्या है संविधान में? 368 है। 368 संविधान के तहत आप क्या कर सकते हो? संविधान में संशोधन कर सकते हो, ऐसा हमारे देश में कानून में लिखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 2 में भी लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को भी प्रवेश कराएगा, यानी कि नए राज्य बनाएगा, तो संविधान में संशोधन करना होगा और उनको अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करेंगे। अनुच्छेद 3 में है कि अगर किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना हो, किसी छोटे राज्य को उसमें जोड़ना हो, तो भी आप बदलाव कर सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दादर एंड नागर हवेली एक अलग राज्य था हमारे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन दादर एंड नागर हवेली को लक्षद्वीप के साथ ही जोड़ दिया गया है, वो दोनों को एक कर दिया गया। और वहीं पर में बिहार को तोड़कर झारखंड और बिहार बनाया गया, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके क्या उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, ये 2 अलग बनाए गए। तो आप तोड़ भी सकते हो, लेकिन संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब होगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान में संशोधन का प्रक्रिया है विशेष बहुमत। जब तक विशेष बहुमत नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। परसों आपके लिए संविधान में संशोधन के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन ONOE को रखा गया। उसमें अब वो संशोधन हो पाएगा कि नहीं, ये आप लोग समझ सकते हो। वो संशोधन तभी होगा जब 2/3 बहुमत मिल जाए। कितना मिल जाए? 2/3 बहुमत अगर मिल जाती है तो उस संविधान में संशोधन हो सकता है। अगर 2/3 बहुमत नहीं मिलेगी, 2/3 मतलब जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग 372, यानी कि 372 सीटें चाहिए कानून में संशोधन करने के लिए। 372 सीटें मतलब 372 वोट चाहिए, यानी कि टोटल लोकसभा में कितनी सीट वोट है, कितनी सीट है? 545। 545 में से आपको 372 MP अगर संशोधन के पक्ष में वोट कर दिया तो संशोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। परसों जो बिल डाला गया विधेयक, उसमें लगभग 298 के करीब पक्ष में पड़े वोट, जो कि 372 तो है नहीं, तो फिर ये अभी संशोधन हो नहीं पाएगा उसके लिए। तो अब आप लोग समझ गए कि संशोधन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? विशेष बहुमत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विशेष बहुमत किसको कहते हैं? 372 वोट को। किसको कहते हैं विशेष बहुमत? 372। हाँ, तो 372 सीट को हम विशेष बहुमत कहते हैं। ऐसे में किसी भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक टाइम था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो मतलब 2 से 3 साल में ना 10 संशोधन हुए, जो आज तक का सबसे रिकॉर्ड संशोधन है। उन्होंने बहुत सारे संशोधन कर दिए थे। अब आगे है आपके पास कि संविधान में सिर्फ 372 सीटें मिल जाए और वोट मिल जाए और हो जाएगा संविधान में संशोधन? नहीं,
संविधान में संशोधन अभी नहीं चाहिए, अभी आपको राज्यों के द्वारा अनुमोदन भी चाहिए। क्या चाहिए? राज्यों के द्वारा अनुमोदन, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सब से भी पूछना पड़ेगा। पहले क्या होगा, संशोधन करने के लिए एक विधेयक आएगा संसद में, संसद में वो विधेयक पर बहस होगी। बहस होने के बाद जब सारे के सारे मान जाएंगे तब वहां वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर 372 वोट मिल गए संशोधन करने के पक्ष में, तब भी संशोधन तो हो गया, लेकिन अब वो संशोधन किया हुआ फाइल हर राज्य के पास जाएगा। हर राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के विधानसभा विधान परिषद वाले साइन कर देंगे कि हाँ ये सही है, तब वो संशोधन पूर्ण होगा। लेकिन अभी भी एक जगह खड़का बाकी है और वो है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको वापस कर देंगे कि नहीं ये सही नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति से एक फायदा है कि राष्ट्रपति तो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, जनता के सीधे प्रतिनिधि, इसीलिए वो एक बार ही मना कर सकते हैं। अगर संशोधन राष्ट्रपति जी को अच्छा नहीं लगा तो वो कहेंगे पार्लियामेंट को वापस ले जाओ, ये अच्छा संशोधन तुमने नहीं किया है। लेकिन अगर सही में अच्छा संशोधन हुआ है और सारे एमपी मानते हैं तो वही चीज उसको वापस आपको फिर से अगर राष्ट्रपति के पास वही फाइल हूबहू वैसा ही भेज दोगे तो इस सेकेंड टाइम राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट कहेंगे कि आप तो मेरे द्वारा चुने गए हो। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जिनको हम लोग चुनते हैं, और हम हैं जनता के प्रतिनिधि। तो जनता की प्रतिनिधि जो चाहेगा वो कानून में संशोधन होगा, वो नीति बनेंगे, वो नियम बनेंगे। तो बच्चों आप लोग समझ गए, राज्यों से भी क्या जरूरी है? अनुमोदन जरूरी है, वरना नहीं होगा। तो समझ गए आप लोग, सिर्फ 372 सीटें ही नहीं चाहिए, सिर्फ 372 वोट ही नहीं चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए, वरन राज्यों से भी अनुमोदन चाहिए, स्वीकृति चाहिए। संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि 2019 तक हमारे देश के आजादी के या संविधान लागू करने के 69 इयर्स हो गए थे। 12 जनवरी 2019 तक 103 संशोधन हुए, 103 अमेंडमेंट हुए। संशोधन को इंग्लिश में हम अमेंडमेंट कहते हैं। और 2019 तक 103 संशोधन हुए हैं। कितने हुए हैं? 103 संशोधन हुए हैं। आप भी मुंह खोलोगे वो बात चीजें बोल लोगे आप लोग। मैं अभी आपको पढ़ाए जा रहा हूं, सुन रहे हो, लेकिन आप एक वर्ड भी वहां पर बोल लेते हो तो वो याद होता जाएगा। 103। लेकिन आज तो 2024 है, तो अब टोटल संविधान में संशोधन हो चुके हैं 128, 128, और 129वां परसों डाला गया है संशोधन के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन ONOE के लिए। तो अब आप लोग समझ गए। अब सबसे ज्यादा संशोधन कब हुआ? तो लिखना, सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के सरकार में हुई जब इंदिरा गांधी थी। वो इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी को अकेले 352 सीटें थी, 352 सीटें थी अकेले इंदिरा के। तो अब क्या 10-15 और चाहिए, 20 चाहिए और 372 में। वो इसलिए इतना संशोधन कर पाई इंदिरा गांधी। अभी की जो सरकार है वो किसी भी पार्टी, अकेले पार्टी को 352 है ही नहीं। किसी को 240 है, किसी को 105 है, किसी को 30 है। अब सारे पार्टी के मतभेद है, सबके विचार तो एक जैसे है नहीं। तो इसलिए अब जो है वो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि संशोधन हुए हैं। संशोधन में कौन कौन से संशोधन ऐसे हैं जो सही संशोधन हुआ, लेकिन कुछ संशोधन हैं जो विवादास्पद हैं, उस पर विवाद खड़ा हो रखा है कि ये संशोधन नहीं होना चाहिए। तो संशोधन की विषय वस्तु में अगर कुछ देखो तो कुछ तो सही था। जैसे
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। ये हमारा 15th संशोधन था, ये हमारा 15 अमेंडमेंट था, जिसमें उच्च न्यायालय के जो जज थे उनका 60 साल होता था रिटायर करने का, लेकिन उनको 62 2 साल बढ़ा दिया गया। इसके अलावा न्यायाधीशों की वेतन बढ़ाने वाली जो संशोधन हुए वो 54वां था, 54th अमेंडमेंट था, जिसके तहत न्यायाधीशों की तनख्वाह भी बढ़ाई गई थी। इसके अलावा व्याख्याएं और विभिन्न कुछ ऐसे संशोधन हैं जो संशोधन नहीं होना चाहिए था। जैसे कि आपने मौलिक अधिकार में से एक अधिकार हटा दिया, संपत्ति रखने का अधिकार। इस पर विवाद चल रहा है। 2 संशोधन है, एक संशोधन है रेहरी कानून और दूसरा है संपत्ति का अधिकार मौलिक में से हटा दिया, क्योंकि इसको नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों के बीच अभी तक खींचतान है ही। हालांकि अब तो संपत्ति रखने का अधिकार हटा ही दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर अभी तक नहीं माना है तो उसको कहा जाता है, ऐसे संशोधन को विवादास्पद संशोधन कहा जाता है कि ये जबरदस्ती का हो गया। संपत्ति रखने का अधिकार इंदिरा गांधी ने ही हटाया था। उनका कहना यह था कि लोकतंत्र में अगर संपत्ति रखने का अधिकार रहेगा तो सारे के सारे लोग इतने अमीर हो जाएंगे और सरकार के पास पैसा संपत्ति रहेगा ही नहीं। तो लोकतंत्र में सभी लोगों की जरूरी और उनकी सहूलियत सब कुछ पूरा होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं होगा कि सब संपत्ति अपना रखेगा। मान लीजिए अभी अडानी है, अंबानी है, बहुत संपत्ति है ना, तो क्या वो संपत्ति को बेचकर विदेश जा सकता है? नहीं, तब उसका 1 रुपया भी नहीं है, तब उनका 1 रुपया भी नहीं है। सारा कुछ छोड़ करके ही विदेशों में आप बच सकते हो। ये है संपत्ति। लोग कहते हैं ना, अडानी को इतना पैसा हो गया, अंबानी को इतना पैसा दे दिया गया, ये इतने अमीर हैं। अरे बाबूजी, संविधान में संशोधन को देखो, संपत्ति रखने का अधिकार खत्म। इंदिरा ने यही कही थी ना कि अगर संपत्ति रखने का अधिकार रहेगा तो जो अमीर बनता जाएगा वो अपना सारा धन उठा करके विदेशों में चला जाएगा, तब क्या करेंगे? इसलिए संपत्ति रखने का अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। इस प्रकरण को आप लोग केशवानंद भारती के नाम से केस जानते हो। संपत्ति रखने का अधिकार जब हटाया तो ये केशवानंद भारती नामक इंसान ने केस किया था केंद्र सरकार पर, इंदिरा गांधी पर, कि ये तो गलत किया। लेकिन इंदिरा गांधी की दलीलें ये थी कि नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार देंगे तो जो भी 500 करोड़ 600 करोड़ का मालिक बनेगा वो देश छोड़कर भाग जाएगा। तो देश छोड़कर जाएगा तो संपत्ति उनकी रहेगी नहीं, सारा का सारा सरकार का हो जाएगा। तो यहां पर में तो इंदिरा गांधी की दलील सही लगता है। लेकिन इंदिरा गांधी ये केस हार गई थी, केशवानंद भारती वाला केस इंदिरा गांधी हार गई थी। क्यों बच्चों? क्योंकि वहां 6-7 का वोट पड़ा था। 7 जज ने इंदिरा गांधी के अपोज में किया कि संपत्ति रखने का अधिकार का मतलब ये है कि केशवानंद भारती के पास जो जमीनें थी वो जमीन सरकार ने ले ली, लेकिन नहीं, वो जमीन धर्म के कार्यों में था। लोग वहां पर, अतिथि लोग, राहगीर लोग आकर उस जमीन के आमदनी से खाते थे, पीते थे, स्कूल चलता था, तो वो संपत्ति आप नहीं ले सकते। तब ये संपत्ति रखने का अधिकार जो आपने हटा दिया वो गलत था। इंदिरा गांधी केस हारी हुई है उस पर, लेकिन तब तक तो उसने संशोधन करके हटा दिया था, इसलिए अभी तक हटा हुआ है। दूसरा रेहरी कानून भी है। रेहरी कानून विवादास्पद है क्योंकि रेहरी कानून में ये लिखा गया कि ये जितने भी सड़कों पर में आप देख रहे हो केला सेब बेचते हुए, वो केला सेब वाले के कारण ही रोड पर इतना एक्सीडेंट होता है। क्या होता है? तो इनको रोड पर से रेहड़ी वालों को हटा दिया जाए, रोड पर से रेहड़ी वाले को हटाया जाए, ये कानून बना। लेकिन ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाने को और केंद्र सरकार भी मान गई, लेकिन जनता नहीं मानी। यहां पर देख रहे हो, हर रोड पर तो सेब केला बेच ही रहे हैं ना, रेडी पर रख के, कोई हटा है?
अब जब कानून बना कि रेहड़ी को हटाओ रोड से, तो सारे रेहड़ी वाले आ गए, चलो गोली मारो, हम कहाँ जाएंगे काम धंधे के लिए, हमको काम धंधे का जगह दे दो, हम हट जाते हैं रोड से। सीधे कानून बना दोगे उससे तो नहीं होगा। तो ये भी क्या है, एक विवादास्पद कानून था। इसके अलावा दल विरोधी कानून 52 संशोधन में किया गया, क्योंकि पहले ना बहुत बुरा था। मतलब एक पार्टी बीजेपी में खड़े हुए, जीत गए तो चले गए कांग्रेस में, तो दल बदलू कानून बना दिया गया कि नहीं, अगर अब कोई जीत के दूसरी पार्टी में गया ना तो उसकी सदस्यता रद्द। ये बड़ा अच्छा संशोधन था। 91वां संशोधन भी किया गया। 91 संशोधन में आपको उसी के तरह दल विरोधी कानून ही उसमें भी संशोधन किया गया था। 61वां यानी कि 61 अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा पहले मत देने का अधिकार 21 साल था, जिसको 18 साल किया गया। इसके बाद आप 73वां 74वां के बारे में तो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। 73 अमेंडमेंट के द्वारा सरकार ने गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की, और 74 अमेंडमेंट के द्वारा सरकार ने शहर में नगर निगम और नगर पालिका की व्यवस्था की। तो इस तरीके से जो ये जितने भी आप देख रहे हो संशोधन, 52, 91, उसके बाद 61, 73, 74, ये सब अच्छा था। ये संशोधन सब बिल्कुल मानने लायक है कि इसको ऐसा होना चाहिए। तो इसके अलावा 38, 39, 42 संशोधन भी हुए, और ये 38, 39 और 42 ये तीनों बहुत विवादास्पद है। इसके अलावा 1975 में जल्दी जल्दी कानून में संशोधन करके इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगा दिया। तो वो आपातकालीन जो था वो भी एक संशोधन करके ही आपातकालीन लगाया गया था, ये भी गलत था, ये विवादास्पद है। 42वां संशोधन किया गया था, वो भी विवादास्पद है, जिसमें लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो इंदिरा गांधी को रुक जाना पड़ा, फिर 5 से 6 नहीं हुआ, नहीं तो अभी कितना हो जाते, 6 साल का हो गया होता। वो चाहती थी 42वां संशोधन के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो इसी तरीके से जो भी विवादास्पद का संशोधन था इंदिरा गांधी के द्वारा, उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आप लोग जानते हो 1977 का चुनाव हुआ और कांग्रेस उसमें बुरी तरह हार गई। 1975 में आपातकालीन लागू कर दिया, 2 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ, इंदिरा गांधी बन गई डिक्टेटरशिप, तानाशाह, और फिर 2 साल बाद चुनाव करवाई तो बुरी तरह हार गई, क्योंकि 38, 39 और 42 ये तीनों संशोधन इतने विवादास्पद थे कि बुरी तरह इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। अब हम जाएंगे संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास देखने के लिए, और वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा विराम लेते हैं, और थोड़े से विराम के बाद हम आगे और आपको जोड़ेंगे, पढ़ाएंगे। अब आएगा कि संविधान को हम जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं।